वेलकम क्लास 8 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे थे। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था कि अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रही है उसके साथ में दूसरे वेरिएबल की क्वांटिटी भी बढ़ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। कि सपोज मैंने कहा कि x1 और x2 एक क्वांटिटी के दो वैल्यूज हैं, एक वेरिएबल की दो वैल्यूज हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके करस्पॉन्डिंग x1 के करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू y1 और y2 दो केसेस हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, दैट मीन्स वी गेट x इज इक्वल टू, implies we can say, if I remove this proportionality sign as you see in science also, no, तो एक कांस्टेंट k अगर मैंने डाल दिया तो that means from here what we get if I take this y on the left hand side तो यहाँ से मुझे मिल गया x upon y is equal to k। यानी कि क्या कहने का मतलब है, अगर x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लें, सपोज x1 और x2 ले लिया और y1 और y2 ले लिया, तो every time the ratio of x1 and y1, x and y, every time the ratio of x and y values, suppose x1 and y1 will be equal to the same constant k, यानी कि हमेशा कांस्टेंट रहता है इन दोनों वेरिएबल्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स का रेशियो। ओके, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, इस रिलेशन से हमें मिला, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के इस रिलेशन से मिला। तो हम एरो डायरेक्शन से अगर हम दिखाएं क्वेश्चंस को तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों एरो जा रहे हैं, बढ़ते है ना, सेम डायरेक्शन में अगर एरो जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा उनका रेशियो निकाल दीजिए। ठीक है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो यहाँ से एक चीज और निकल के आ सकती है ना, कि अगर मैं इस x2 को, अगर इस x2 को, कि क्या था मेरे पास कि x1 अपॉन y1 है, तो उसको मैं x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 भी लिख सकता हूँ। तो ये इस रिलेशन का इस्तेमाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। जो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 था, तो x2 को यहाँ ले आए तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 कह देते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन सेज अ मशीन, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स में 840 बॉटल्स भरती है। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? 5 घंटे में कितनी बॉटल्स भरेगी? मान लीजिए कि x बॉटल्स भरेगी। ठीक है, तो इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये है कि बढ़ते हुए क्रम में, कि जैसे बढ़ते हुए क्रम में, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में हमने एरोज को लगाना है। क्योंकि देखिए आप, समय घटा, समय घटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरो लग रहा है। ठीक है, तो या फिर आप सीधा सीधा कहिए x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y अपॉन y2, सीधे से लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि 840 अपॉन x इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 840 अपॉन 6 x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू y1 x2 अपॉन y2, ऐसे भी कर सकते हैं। 840 अपॉन 6 इज इक्वल टू x अपॉन 5, ऐसे भी कर सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। तो 840 अपॉन x, ठीक है, 840 अपॉन x, ठीक, तो इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, सिंप्लीफाई किया, 6 इंटू एक्स 5 इंटू 840 है ना, तो सॉल्व करके आ गया 700 बॉटल्स आपके भरे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि द फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times. The photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. What is the actual length of the bacteria?
If the photograph is enlarged 20,000 times only, what will be the enlarged length? ठीक है, मान लीजिए एक्चुअल लेंथ x सेंटीमीटर हमने मान ली। जब उस ऑब्जेक्ट को, जब उस बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया, यहाँ एनलार्जमेंट का एक बॉक्स बना दिया और लेंथ का एक कॉलम बना दिया हमने। 50,000 टाइम्स करने पे 5 सेंटीमीटर दिखता है, 20,000 टाइम्स में x सेंटीमीटर दिखता है। तो ओरिजिनल लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल लेंथ पूछा है ना, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ कैसे निकालेंगे कि 50,000 टाइम्स करने पर 5 सेंटीमीटर है, तो 1 टाइम करने पर क्या आएगा, 5/50,000, यानी कि 1/10,000, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर उसकी एक्चुअल लेंथ है। ये जो हमें पूछा गया था वो हमने निकाल दिया। देखिए 50,000 टाइम्स करने पर 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 1 टाइम करने पर यानी कि ओरिजिनल हो जाएगा ना, तो ओरिजिनल लेंथ फॉर 1 टाइम तो फिर 5/50,000 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर देखिए कि अगर हम 50,000 टाइम्स की जगह 20,000 टाइम्स करें तो ऑब्वियसली बात है लेंथ भी घटेगी, है ना। तो एरो जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 50/1000/20,000 इज इक्वल टू 5/x, इस तरह से सॉल्व कर लीजिए आप इसको, तो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है दुगना किया या 20,000 टाइम्स किया तो जो लेंथ आएगी वो कम होगी जब हम 50,000 एनलार्ज करेंगे। तो जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे लेंथ भी बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो इसलिए ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एग्जांपल है, यानी कि द एनलार्जमेंट एंड द एनलार्ज्ड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज बीइंग एनलार्ज्ड टू द लेंथ of the enlarged object, they are directly proportional to each other। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को पहचानना होगा, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपने पहला चीज सोचनी पड़ेगी कि भाई ये दिया गया क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप इस तरह से टेबल फॉर्म बनाइए, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में एरो लगाइए, तो 50,000 20,000 टाइम से 50,000 अगर होगा तो इसका मतलब x से 5 सेंटीमीटर गया होगा, तो ये x की वैल्यू जो है डेफिनेटली छोटी होगी 5 सेंटीमीटर से। तो मैंने एरो का डायरेक्शन ऐसे लगाया, तो एरो डायरेक्शन में चलिए 20,000 और 50,000 इज इक्वल टू x/5, या एक ही तरह से आप एक ही डायरेक्शन में रेशियो आ जाएगा। कहाँ से आए, x1 एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि x1/y1 था इज इक्वल टू x2/y2 था, और थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया बच्चों, x2/y2। तो फ्रॉम हियर आई कैन गेट x1/x2, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इनको तो ये ऐसे भी तो बन ही जाएगा ना भाई, तो y1/y2, isn't it? तो आई कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, तो इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले आए, है ना, इसको सॉरी इस y1 को यहाँ ले गए और x2 को यहाँ ले आए, ये कहने का मतलब है ना। तो x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2 भी हो सकता है। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या आप दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एक ही कन्वेंशन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट, इसको मास्ट कहते हैं, ये जो है ना ये ये जो है आपका मास्ट का लेंथ कहलाता है, यहां से यहां तक ये मास्ट का लेंथ है। ओके, तो ये मास्ट कहलाता है, जो सेल होती है ना, जो पाल कहते हैं इसको हिंदी में। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is mass of the actual ship is while the mast of the actual ship is 12 मीटर high। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल। अब आप एक छोटी सी चीज समझिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल क्यों है बच्चों। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा ना कि सपोज एक ताजमहल या एक ऑब्जेक्ट जैसे एक मकान था, उसका आपने ड्राइंग बनाया, तो अब आप देखिए उसकी लेंथ और ब्रेड्थ
सेम प्रोपोर्शन में होगी ना, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, सेम प्रोपोर्शन में होगी। क्या कहने का मतलब है कि इसकी हाइट और इसकी हाइट का रेशियो और इसकी ब्रेड्थ का रेशियो एक ही होंगे, यानी कि अगर मैं ये 3 गुना बना दिया, अगर 3 टाइम्स बनाया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। तो जब एक्चुअल शिप जो है, एक्चुअल शिप, ठीक है, एक्चुअल शिप की जो लेंथ होगी, एक्चुअल शिप की जो लेंथ होगी ना बच्चों, एक्चुअल शिप की जो लेंथ होगी वो भी उसी रेशियो में बढ़ेगी जिस रेशियो में मास्ट की हाइट बढ़ी, जिस रेशियो में मास्ट की हाइट बढ़ी असल में, है कि नहीं, ये मास्ट है, ठीक है। तो इस, तो हमने ऐसा लिख लिया क्वेश्चन को कि हाइट ऑफ मास्ट लिख लिया और लेंथ ऑफ शिप लिख लिया। तो जिस अनुपात में, जिस रेशियो में हाइट बढ़ेगी मॉडल से शिप में जाते हुए, उसी तरह से यहाँ भी, तो ये एक्चुअल, ये हाइट ऑफ मास्ट हो गया और ये लेंथ ऑफ शिप हो गई, तो उसमें 12 मीटर है। अगर 28 मीटर होगा तो उसमें मान लीजिए कि मास्ट की जो मॉडल है, जो मॉडल शिप में जो मास्ट की हाइट होगी, जो लेंथ होगी मॉडल शिप की, वो मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है बच्चों। किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। तो एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेंथ शिप की अगर बढ़ी, ये मॉडल शिप की लेंथ हो गई, रियल शिप की लेंथ हो गई, और यहाँ पर जो है आप 9/x इज इक्वल टू 12/28 कह देंगे। तो इस तरह से कि जब हम किसी चीज का मॉडल बनाते हैं, किसी रियल ऑब्जेक्ट का, तो उसके डायमेंशंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सेम रेशियो में बढ़ते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो का रेशियो, प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो ऑफ द रेशियो। कि जैसे हम, अगर आपको ध्यान हो क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, जब हम कहते थे तो हम कहते थे कि, तो ये क्या था, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है इनकी, है कि नहीं, ये एग्जांपल है। तो x 12x इज इक्वल टू 9 इंटू 28, थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लें हम इसको, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 28 अपॉन 12, 9 इंटू 28 अपॉन 12 अपॉन 12, okay, 3 4s are 12 and 3 3s are 9, and this cancels, 4 7 are 28, so you get x is equal to 21 सेंटीमीटर। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। नॉर्मली हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए, इसको हमने यूनिट सेम कर लेनी चाहिए, यहाँ 1200 सेंटीमीटर लिख देना चाहिए हम लोगों ने, और यहाँ पे 2800 सेंटीमीटर लिख देना चाहिए, यूनिट सेम रखनी चाहिए नॉर्मली, ठीक है। तो ऐसा करना ज़्यादा बेटर होगा, तो इसमें गलती के चांसेस कम होंगी, आपके पास यूनिट हमेशा सेम रखी जाती है ना, तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करिए, 20 से 20 कैंसिल हो गई तो 12/28 ही रहा। हालांकि यहाँ आंसर आ गया, लेकिन जो करेक्ट प्रोसीजर है वो ऐसा ही है कि इस तरह से आता वो सॉल्व करके, है ना। तो ये 2 जीरोस कैंसिल कर देते हैं हम पहले ही, है ना, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 से इज सपोज 2 kg, अब देखिए जो एग्जांपल हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझने के लिए स्टार्टिंग में ही लिया था वही है कि 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 6, कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर। तो जैसे अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे, है ना, क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे, है कि नहीं, क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे, तो है कि नहीं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने एरो लगा दी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिख रहा है मुझे, है ना। तो x1 upon x2 is equal to y1 upon y2, we can say, since the two quantities, which two quantities, number of crystals and weight of sugar are directly proportional, so therefore we will say 10 into 9 into 10 to the power 6 upon x is equal to 2 upon 5. Let us solve it. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, अगर हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो ये दिस x will go, this x will go with 2 and 5 will go this direction, तो 45 into 10 to the power 6
अपॉन 2